वेलकम बैक नाजरीन। हामिद अल मशरकी साहब, ये जो बात मटेरियलाइज करने की है, यकीनन पाकिस्तान ने थ्रू आउट एफर्ट की है इस सारे मामले के अंदर। जो खासतौर पर ईरान जंग है, ये जो तेल महंगा हुआ और उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर आ रहा है, हमारे लिए वैसे ही अनबेरेबल है, क्योंकि पहले ही हमारे तो अब ये कहा जा रहा है कि जो 2 साल 3 साल की एफर्ट थी मईशत की, जो उसकी बेहतरी थी, वो भी इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ चुकी हुई है। इस सूरत के अंदर जो हम मटेरियलाइज कर सकते हैं, यकीनन अगर पाक ईरान जंग बंद होती है, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस लिफ्ट होती हैं, हम गैस तेल ले सकते हैं ईरान से, फिर अदरवाइज हम बिजनेस कर सकते हैं। पाकिस्तान की पोर्ट्स जो हैं इस सारे मामले के अंदर, इस जंग के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है। अगर हम उसको सस्टेन कर लें तो बहुत बेहतरी आ सकती है माशी तौर पर। ये जो स्टेप्स हैं और गवर्नमेंट जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं, ये किस हद तक हमारे लिए मजीद रिलीफ पैदा कर सकती हैं अगर ये ईरान और अमेरिका जंग बंद होती है तो? देखिए, बात यह है कि आवाम को रिलीफ तभी मिलेगा जब इस तकलीफ से निकलेंगे। और वो तकलीफ क्या है? वो तकलीफ ये है कि इनकैपेबल लोगों को बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगह पे ऊपर जहां से काम लिया जा सकता है, बदकिस्मती से सिस्टम के अंदर मैं इनकैपेबल लोगों की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं लीडरशिप की नीयत तो ठीक होती है, लेकिन बार बार मैं बात कहता हूं कि जो अहलियत और नाअहलियत का सवाल है उसके ऊपर बड़ी जरूरी है कि काम किया जाए। और उसकी वजह से फिर जो लीडरशिप जब चली जाती है तो वो उसकी कीमत पे करती है। ये मैं इसार राना साहब की बात से पूरी तरह एग्री करता हूं 100% कि खुदारा अवाम के लिए सोचा जाए। और ये जो अभी जैसे मैंने कहा इतनी बड़ी अल्लाह ने कामयाबी दी, इसके बाद पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि पूरी दुनिया से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, उसको पूरी तरह एक्टिव करे। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि जी कराची का एयरपोर्ट एक बार फिर साउथ एशिया के लिए ट्रांजिट बने। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी मिनरल्स एंड माइंस को प्रॉपर तरीके से दुनिया के लिए एक मार्केटिंग की जाए। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी जो ज़राअत है उसको दोबारा से रीस्टैब्लिश करके मॉडर्नाइज करे विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिकन एंड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि ईरान गैस पाइपलाइन अब हर हालत में मुकम्मल की जाए। अगर इतना फैसिलिटेट करके अमेरिका और ईरान को अगर हम अपने लिए पाइपलाइन नहीं खुलवा सकते तो आई एम वेरी सॉरी, हमारा इससे बड़ा कोई फेलियर नहीं होगा। ये बात मैं कहता हूँ, पाबंदियां खत्म हो या ना हो, ईरान देखिए जब यूक्रेन रशिया की जंग हुई तो इंडिया ने धड़ल्ले से रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया की पाबंदियां थी लेकिन रशिया से तेल इंडिया ले रहा था। तो पाकिस्तान को भी इस तरह के लिवरेज लेने होंगे। इवन ईरान पे पाबंदियां चाहे साल बाद खत्म हो, हमें अपना इकोनॉमिकल जिसको कहते हैं ना ऑर्डर इन हाउस करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी मैं आपको एक वजह बता दूं, आज खुशी का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी और फतह का दिन है। लेकिन ऐसे दिनों के अंदर एक तरह से खुद एहतसाबी भी कर लें तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी और राइट डायरेक्शन होती है। और वो राइट डायरेक्शन यही है कि अब ज़रूरत इस अमर की है कि इकोनॉमिकल रिवाइवल के लिए बहुत सीरियस एफर्ट्स की जाए, वरना खतरे की घंटियां बज रही हैं। ये हकीकत है, चाहे वो IMF की तरफ से हो, चाहे वो हमारे के ऊपर हमारे पास बजट डेफिसिट हो, हमारे पास सर्कुलर डेट हो, हमारे पास अगले बजट के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं उसके सवालात हो, डेवलपमेंट बजट की बात हो। मैं आई ओनली बिलीव इन वन थिंग एंड दैट इज द विल एंड द पुटिंग द राइट पीपल एट राइट प्लेस। जब तक ये नहीं होगा, खुदा जानता है बड़ी मुश्किल रहेगी। मैं लीडरशिप की नीयत पे कभी शक नहीं करता, मैं गद्दार किसी को नहीं कहता, मैं सबको महबे वतन जानता हूँ, सब इस मुल्क का दर्द रखते हैं। लेकिन वहीं पर मेरा ये नौशाद साहब एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि खुदारा लीडरशिप उस शेल में ना फंसे जो करीब के लोग उसके गिर्द एक कायम कर देते हैं एक हिसार कि जी सब अच्छा है और सब कुछ ठीक की बांसुरी बजाई जाती है। ये रियलिटी चेक अगर लीडरशिप को होता रहे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुआशी इसका बेशुमार कामयाबियां हासिल कर सकता है। आइडियल अपॉर्चुनिटी नहीं, देखें इसका कसूर तो बहरहाल फिर क़यादत का ही होता है ना। अगर वो अपने साथ इर्द गिर्द उन लोगों को साथ लगा लेते हैं, या वो ब्यूरोक्रेसी के चुंगल में फंस जाते हैं, या वो चंद प्यारों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ये तो कसूर फिर क़यादत का हुआ ना। अल्टीमेटली क़यादत ये आज जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है, आप देखिए ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को लीजिए। ये इलेक्शन उन्होंने वोटर्स की लिस्टें खत्म करके मुसलमान वोटरों से राइट छीन के उन्होंने वहां पे इलेक्शन जीत लिया। उसके बाद जो कुछ बीजेपी इस वक्त कर रही है राणा साहब, ये बड़ा अहम है कि वो वहां पर मुसलमानों की मसाजिद शहीद कर रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, और जिस तरह का हिंदुत्व का प्रचार वहां किया जा रहा है, ये कल को इन हुक्मरानों के सामने तो आएगा ना।
तो ये पॉलिसी और ये क़यादत जो है, ये जिम्मेदारी तो बहरहाल हुक्मरान की रहनी है। क्रेडिट और डिस्क्रेडिट तो कप्तान का ही रहेगा, अल्टीमेटली कप्तान जिम्मेदार होगा। तो ये जो कुछ कर रहे हैं भारत के अंदर, कल को भारत जो है वो अगर उसके हिस्से बखरे होते हैं, वहां दर्जनों के हिसाब से जो वो तंजीमें, अलहदगी पसंद तंजीमें चल रही हैं, तो उसका जिम्मेदार मोदी ही होगा ना। तो अल्टीमेटली इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो क़यादत है, ये क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो अहल लोगों को लगाए। अगर नहीं लगाता, नाअहल लोग लगाता है, तो ये क़यादत की नाअहली है। भारत के अंदर इलेक्शन जैसे भी हुए, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत में जमातों ने उस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से इनकार किया, ममता या इलेक्शन बनर्जी ने कमिश्नर मानने से के इनकार कर सामने दिया। या इलेक्शन कमीशन के सामने कोई डट के खड़ा हो गया। आपने कभी नहीं देखा होगा। नहीं, ये ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अभी चलाएंगे, वो कह रहे हैं ना, जी जी। चलाई तो नहीं है ना। और क्या कहते हैं, अभी जो कांग्रेस थी पिछली दफा जब हारी थी, उन्होंने भी इल्जाम लगाया था, लेकिन उन्होंने कोई उनके खिलाफ वो नहीं की थी। और तीसरी बात यह है कि ना ही वहां के इलेक्शन कमीशन ने वहां की सबसे बड़ी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई थी, ना वहां की सुप्रीम कोर्ट ने किसी सियासी जमात से उसका शनाख्त छीनी थी। जो चीजें दुश्मन के अंदर अच्छी है वो भी मान लेनी चाहिए। और वो अगर मुसलमानों को कत्ल कर रहा है तो ये उसका कार्ड है जिसकी वजह से वो हिंदुओं से वोट लेता है। भाई उसका ये पॉलिसी है। पाकिस्तान से वो जंग ही इसलिए करता है कि पाकिस्तान की नफरत का वोट इस्तेमाल कर सके, और वो उनको कामयाबी से। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान उसके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हैं तो ये तो हमें सोचना चाहिए कि जो शख्स मुसलमानों का कातिल है, जिसे बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, उससे हमारी यारियां इतनी क्यों बढ़ जाती हैं फिर। और फिर तीसरी बात यह है, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर अमेरिका हमारे कहने के 15 मिनट बाद जंगबंदी बढ़ा देता है, या हमारे कहने के बाद वो फौरी तौर पे फ्रीडम ऑपरेशन खत्म कर देता है, तो हम अमेरिका से क्यों नहीं कहते कि हमारे F-16 के पैसे जो दबा के बैठा दे दे, डॉक्टर आफिया को हमारे वापस कर दे। तो क्यों नहीं कि हम कहते हैं कि भाई हमारी मौत जिंदगी है ईरान के साथ गैस पाइपलाइन, आप क्यों नहीं हमें इसकी इजाजत देते। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल हामिद की बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब देखें ना, आई एम सॉरी टू से, अब मुझे नहीं पता कि ये मुझे बात लाइव आपको करनी। सऊदी अरब ने हमें पैसे दिए क्योंकि हमने यूएई को वापस, तो उसने हमें कर्जा दिया है जिसका हमने उसे सूद देना है, इंटरेस्ट देना है। उसने हमारी ये मदद नहीं की है कि हम उसके मुहाफिज हैं तो हमें इस मौके पे दे दे और हम उसे दे दें, हम उसे वापस कर देंगे। तो पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है कि वो जो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, हमें भी इस बात को समझना होगा कि देयर इज नो फ्री लंच। हम कुछ कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, और हमारी आवाम को उसका कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि इसके बगैर हम कुछ भी कर रहे हैं तो बस ये ऐसे ही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, ठीक है। अब हामिद मशकी साहब, जो इम्पोर्टेंट बात है, अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो अगले हफ्ते, आइंदा हफ्ते, क्योंकि जो अमरीकी सदर हैं वो 14-15 मई को उन्होंने चीन का दौरा भी करना है। जो सिचुएशन हमारे सामने है, किसी भी वक्त ईरान की तरफ से जवाब भी आ सकता है। पहली बात तो यह है कि जो इंटरनेशनल उसमें सेंटिमेंट क्या है, क्या लोग देख रहे हैं कि क्या जवाब आ सकता है, क्योंकि जो अमरीकी मीडिया है उसका दावा यह है कि वो तकरीबन नकात जो हैं, जो 14 तजावीज़ भेजी गई हैं, पहले उनके अंदर कहीं ना कहीं बैकएंड पे उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत वो तकरीबन तय हो गई हैं बातें, इसीलिए वो एक सफ़े का MOU की बात की जा रही है। तो आपको लगता है इस्लामाबाद के अंदर ये जो मुज़ाकरात हैं ये अब किसी हतमी तरफ पहुँच जाएंगे, और जब चीन जाएंगे अमरीकी सदर तो ये ईरान और अमरीका का मुआहदा हो चुका होगा? देखिए, अमेरिकी सदर ने 4 हफ्ते पहले ट्रंप ने कहा, जिसकी बातों पे मैं एतबार नहीं करता लेकिन याद रखता हूँ, उसने कहा जी कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब चाइना जाऊं तो ईरान की जंग खत्म हो चुकी हो। तो इस हवाले से उसकी कोशिश तो होगी कि आखिरी मिनट में जंग खत्म हो जाए, और वो जो 1 पेज मेमो है उसके तहत बेसिकली सीज फायर को, जंग बंदी करके और बाकी मामलात को मुआहदे की शक्ल के लिए एक थोड़े अरसे के टाइम पीरियड के साथ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस
अंदर सारी शराइत तय की जाए। ये इसका कभी इम्कान है कि अगले 24 से 48 घंटों में ये चीज अमली तौर पर हमें नजर आए। लेकिन उसके अंदर दो चीजें हैं। अगेन, एक है स्पॉइलर इसराइल, जो कि ये समझता है कि इस तरह की जल्दबाजी उसके नजदीक अगर जंग बंद की गई तो उसको ईरान को फायदा होगा और ईरान उसको एज ए विनिंग ट्रॉफी यूज करेगा। जबकि दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो उसने बड़ी इंटेलिजेंटली, बड़ी चालाकी से लॉन्च किया कि वो उसकी कोशिश थी कि वो एक बार आपने हरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल कर ले और उसके बाद फिर दुनिया को दिखाए जी कि ईरान को मैंने बेबस कर दिया और अब मैंने मुआहिदा किया है, ये अपनी मर्जी का। लेकिन ईरान ने उसके मुकाबले में भरपूर जवाब दिया और उसके बाद फिर खुद अमेरिकी बहरिया को दुम दबा के भागना पड़ा और उसके बाद मजीद सुबकी उठानी पड़ी है प्रेसिडेंट ट्रंप को, चाहे वो कुछ भी नाम दे पाकिस्तान का या किसी का। हकीकत यह है कि उनका प्रोजेक्ट फ्रीडम फेल हुआ। अब जो बात है कि अमेरिकी कांग्रेस में 60 दिन के बाद आपको जंग की मंजूरी लेनी पड़ती है, उसके लिए जेडी वैंस और प्रेसिडेंट ट्रंप को कांग्रेस जो है वो बुला भी सकती है, सेनेट में भी आना पड़ सकता है। ये सारी वो तलवारें हैं। लेकिन आमिर साहब वो तो ट्रंप साहब ने अवॉइड कर लिया ना, उन्होंने एक दफा जंग बंद करके वो तो ये मानने को तैयार नहीं है कि जब हमारी जंग बंदी हो गई, क्योंकि यही जवाब जो है वो पीट हैग्स की तरफ से भी दिया गया था, तो वो तो 60 डे वाला मामला तो उन्होंने किसी तरह गोल कर लिया। अब अगर दोबारा शुरू हो तो वो नए सिरे से हमले होंगे। अमेरिकन कांग्रेस ने इस जवाब को अभी तक नहीं माना है। अच्छा। अमेरिकन कांग्रेस में जो डेमोक्रेट लीडर्स हैं उन्होंने कहा जी कि जंग अभी जारी है, जंग की नाकाबंदी है, जंग के अंदर जो जितने तमाम चीजें हैं ये टेम्पररी सीज फायर है, ये एंड ऑफ वॉर नहीं है। सो एंड ऑफ वॉर के लिए उनको कोई ना कोई टेंजेबल एक्शन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेट्स। अच्छा, एक चीज आ गई, फिर अमेरिका के इलेक्शन, फिर बढ़ती हुई तेल की प्राइस, फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस, फिर फर्टिलाइजर्स क्राइसिस। सो ये सारी वो चीजें हैं जिसके तहत सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि चाइना जब जाए तो वो कोई उससे टैरिफ की बात करें, तजारत की बात करें, कोई बड़ी बहुत मेगा डील जो 3000 अरब डॉलर की एक डील की बात कर रहे हैं, 2050 तक के एक मंसूबे की बात कर रहे हैं, वो उस पे बात करना चाहेंगे, ना कि ईरान की जंग पे। लेकिन अगर बदकिस्मती से अगर ये जंग अभी तक ना खत्म हुई तो फिर मैं ये 1 पेज मेमो जो है ये मैं बीजिंग में या शंघाई में साइन होते हुए भी देख रहा हूं कि हो सकता है कि इसको सदर ट्रंप इस तरह डिले करें जी कि मैंने इसको तारीखी मुआहदे को सदर पिंग के साथ ये तो पाकिस्तान के साथ एक तरह से ज्यादती होगी हामिद मशरकी साहब। अगर ये होता है, यानी इस्लामाबाद के अलावा या इस्लामाबाद अकॉर्ड की जगह कोई और अकॉर्ड होता है, तो ये तो वैसे पाकिस्तान के साथ फिर ज्यादती होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान ने एफर्ट पुट किया है। एक बार मैं आपको नौशाद साहब एक बात बता दूं कि मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान ने अपनी हिम्मत और कैपेसिटी से बढ़ के परफॉर्म कर दिया है। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जितना क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए हमेशा के लिए। मुज़ाकरात या एंड एग्रीमेंट अब कहीं भी हो, चाहे मिस्र में हो, चाहे इस्तांबुल में हो, कतर में हो या बीजिंग में हो, पाकिस्तान के रोल के बगैर ये नामुमकिन था। पाकिस्तान को हमेशा अप्रिशिएट किया जाएगा, इवन वहां पर भी पाकिस्तान सेंटर स्टेज होगा। लेकिन हो सकता है कि इस्लामाबाद की जगह ये फाइनल मुआहिदा बीजिंग या शंघाई में हो, मैं इसका काफी इम्कान देखता हूं। ठीक है राणा साहब, ये जो सिचुएशन है, हामिद अल मशरकी साहब ने अमेरिका की मजबूरियां सारी गिना दी, जो वहां के हालात है वो गिनवा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाबंदी से जो यूएस जो है वो ईरान को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश भी कर रहा है और वो उसको फील भी कर रहा है, मतलब वो नज़र भी आता है कि उसके ऊपर अब जो मामला है वो सख्त है। जो पासदाराना इनकलाब का स्टांस होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो मसूद पेज़ेश्कियान या उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का है। तो उस सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि ये तजावीज़ जो हैं वो कोई कबूल कर ली जाएंगी, या ईरान अपने जिस स्टांस पर चलता चला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका की इस वक्त बड़ी मजबूरियां हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके ख्याल में वो फाते है और उसकी टर्म पे सारी बातचीत होनी चाहिए। समझता कि ईरानी सियासी क़यादत और पासदाराना इनकलाब के अंदर कोई खलीज है, वो एक 1 पेज पे हैं, और अगर वो खलीज होती तो इतने बंदे मरवाने की जरूरत नहीं थी। अमेरिका उनके जरिए रिजीम चेंज करवा लेता है ईरान में, ये कौन सी इतनी बड़ी बात थी। लेकिन उन्होंने इतनी शहादतें इसलिए नहीं कबूल की कि आखिर में जाके वो आपस में लड़ पड़ेंगे, बल्कि आपने देखा होगा कि जो लोगों ने
हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए थे, जुलूस निकाले थे, वो जी, भी वो फिर भी हुकूमत के साथ खड़े हुए। बिल्कुल वो खड़े हैं। कौम है ना, जी जी। पूरी कौम है, कई सदियों की एक सकाफत है जिसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। तो ईरानी क़यादत तो अपने चीजों पे बिल्कुल क्लियर है, उसको कोई वो नहीं वो। लेकिन ईरान, मैं पर्सनली बताऊं कि मुझे ईरान ने जंग के हवाले से तो हैरान किया ही किया है, लेकिन उन्होंने इस मुज़ाकरात के अंदर अपनी सिफारतकारी से भी मुझे बहुत हैरान किया है। जिस अंदाज से वो लेके चले हैं मामलात को, और अमेरिका को आहिस्ता 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 वो उस तरफ ले आए जो उनके अपने मुफादात में था। ये इट्स अ वंडरफुल डिप्लोमेसी। आई मस्ट सल्यूट ईरानी क़यादत को ना। और फिर ये कि अगर चीन में भी देखें, मेरी नौशाद साहब बात सुन ले, चीन में छोड़ के अब ये टम्बकटू में भी मुआहदा होगा ना, तो इसका क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान को जाता है। आप ये मेरी बात लिख लें कि दुनिया के किसी कोने में भी ये मुआहदा होगा, पाकिस्तान को ही क्रेडिट जाएगा। पाकिस्तान इस मौके पे ये शी जिनपिंग को नहीं कहेगा कि चल नहीं चल, ट्रंप से मेरा है। ट्रंप किसी का भी नहीं है वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान जो कुछ कर चुका है उसके बाद उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया मान गई है कि ये जंग अगर कोई खत्म करवाई किसी ने, ये रुकवाई, तो वो सिर्फ पाकिस्तान। ठीक है हामिद साहब, ये लेकिन एक सवाल जो थोड़ा सा उसकी तरफ राणा साहब ने वो उसको एड्रेस नहीं किया, वो ये है, अब मैं आपसे भी पूछता हूँ, राणा साहब से भी दोबारा पूछूंगा, आपको लगता है कि ये मुआहदा हो जाएगा? अब सिचुएशन वहाँ है, क्योंकि अमरीकी तो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से हमें अभी कोई वाज़े इंडिकेशंस नजर नहीं आई। अमरीकी दावे जरूर मैं बिल्कुल सही। देखिए, ईरान की तरफ से वाज़े इंडिकेशन एक ही है, और वो ये है कि उनकी जो लीडरशिप है वो ये समझती है कि अगर पाबंदियां हटाने की बात हो जाए, अगर ईरान का आपने हुर्मुज पे राइट मान लिया जाए, किसी न किसी अंदाज का टैरिफ मान लिया जाए, और तीसरी बात ये कि यूरेनियम ईरान किसी सूरत हवाले नहीं करेगा, तो ईरान की तरफ से मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप देखिए कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में अब्बास इराक़ची भी आ गए, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि दूसरे राउंड के अंदर ईरानी लीडरशिप आ गई। उसके बाद ईरानी लीडरशिप ने खित्ते के जो ममालिक है, चाहे वो रूस हो चाहे वो चाइना, उन सब के साथ राब्ते रख के उनको मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशन बता दी हुई है। सो मैं ये समझता हूं कि जितना भी डिले है वो अमेरिकन एंड से है। जो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी या गुंजाइश ईरान दिखा सकता है वो ईरान कर चुका है। प्रॉब्लम यह है कि उस मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी फेस सेविंग या विनिंग नहीं है अपनी पब्लिक के पास जाने के लिए। तो ईरान ये कहता है कि भाई आपने मार खाई है, आपको हमने रगड़ा लगाया है, आप हर हालत में ये बात माने, और आप ये नहीं हो सकता कि आप सारा कुछ होने के बाद दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। इस सूरत में आपको लगता है कि मुआहदा हो पाएगा? ईरान की पोजीशन बड़ी क्लियर है, लेकिन इस सूरत में मुआहदा हो पाएगा फिर? क्योंकि ईरान की तो बात वहीं की मैं वहीं ये समझ रहा हूं कि अगले 6 से 7 दिनों में अब मुआहदा होगा। मुझे 99% यकीन है कि ये सीज फायर जो है ये मुकम्मल जंग बंदी की तरफ जा रहा है, और इंशाअल्लाह मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगे और मुस्तकिल हल की तरफ जाएंगे। इसके अंदर लेबनान के हवाले से भी शायद कुछ हमें ब्रेक थ्रू आइंदा आने वाले महीनों में मिले, और गजा के हवाले से भी ये अब देखना होगा कि अमेरिका किस हद तक बैकफुट पे जाता है, अमेरिकी अड्डों का क्या मुस्तकबिल है। बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होंगी, लेकिन मुआहदा होता हुआ नजर। ठीक है, एक आखिरी मिनट है राना साहब, इसराइल के होते आपको लगता है, वो तो स्पॉइलर का किरदार अभी भी अदा कर रहा है, ये खबरें भी आ रही हैं, आपको लगता है कि ये मुआहदा हो जाएगा? इसराइल की हैसियत वही है जो पाकिस्तान में ईदी ने झूले रखे थे ना, बच्चे वहां रख गए थे, वो इसी तरह का एक बच्चा है नाजायज। उसकी क्या औकात है? अगर अमेरिका के मुफादात इसमें है कि मुआहदा हो जाए, तो इसराइल कौन होता है बीच में टांग अड़ाने वाला? उसकी हैसियत ही कोई नहीं है कि वो स्पॉइलर बने, ना वो पहले था ना अब है। आज अमेरिका उसके पीछे से हट जाए तो मुसलमान सब उसकी तरफ थूक फेंके तो वहां सब सैलाब आ जाता है, लेकिन उसने हम सबके मुंह बंद किए में अमेरिका ने, तो फिर असी की कर सकते। ठीक है, तो आपके ख्याल से ये मुआहदा हो जाएगा बस? जी जी, लेकिन इस मुआहदे में कहीं पे भी कभी भी ईरान जो है वो अपने यूरेनियम से हाथ नहीं उठाएगा। ये बात मेरी लिख लीजिएगा, ये कुछ भी हो जाए ईरान यूरेनियम अमेरिका के हवाले नहीं करेगा या अपने मुल्क से बाहर नहीं भेजेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद अल मशरकी साहब, इसार राणा साहब, ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो ईरान का मामला है, यहाँ तक तो बात है कि उम्मीद का इजहार किया जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से, और ख्वाहिश भी और दुआ भी है
कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए, ताकि मेरे जैसे और आप जैसे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ सांस आए। लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि आज हम जो मार्का हक की जो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, इस सेलिब्रेशंस के साथ साथ हमें अपने आप को गेयर अप करना है कि हम माशी महाज के ऊपर भी वो ताकत बन सकें कि कोई हमारी तरफ किसी सूरत आंख उठाकर ना देखे। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।